तो देखिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन संख्या 7 है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11वां पद हमें दे रखा है 38। देखिए इसमें क्या दे रखा है, 11वां पद दे रखा है कौन सा 38, और कौन सा दे रखा है 16वां पद दे रखा है, वो कितना दे रखा है 73, और कौन सा पद पूछा है 31वां पद हम अपने से पूछा है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने अब आपको समांतर श्रेणी पद पिछली क्लास में जब बताई थी तो आपको बताया था कि समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए हमें पहला पद पता होना चाहिए और उसका सार्वंतर पता होना चाहिए। अगर पहला पद और सार्वंतर हमें पता है तो हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ 31वां पद हमारे से पूछा है, तो इस 31वें पद को ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए सार्वंतर का और प्रथम पद का। वो कहाँ से निकालेंगे हम, इन दोनों से जो दो चीजें हमें दे रखी हैं, कौन सा 11वां पद 38 और 16वां पद 73। एक चीज का हमेशा और ध्यान रखा करो मैथमेटिक्स में, जैसे 31वां पद ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर। कितनी चीजें चाहिए, दो मान चाहिए। जो भी आपको दो मान ज्ञात करने हो तो आपको समीकरण कितने देगा, दो। तो दो चीजें देगा, दो कथन देगा या दो समीकरण देगा। तो दो समीकरण में दे रखा है, दो कथन में दे रखा है, इनसे हम क्या बना लेंगे दो समीकरण, और उनको हल करके हम ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए 11वां पद दे रखा है 38, तो 11वें पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 10d। 11वें पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 10d। ये a प्लस 10d किसके बराबर हो जाएगा, 38 के। समझ आई। यहाँ 16वां पद 73 के बराबर दे रखा है, तो 16वें पद को मैं लिख सकता हूँ कितना, शाबाश, a प्लस 15d बराबर 73। अब देखिए विलोपन विधि आप जानते हैं, दो समीकरणों की, दो रैखिक समीकरणों को हल करने की कौन सी विधि, विलोपन विधि। ये रैखिक समीकरण है, कौन से समीकरण है, क्योंकि रैखिक समीकरण में जो चर पद होते हैं उनकी घातें कितनी होती है, मैक्सिमम घात 1। यहाँ a की घात 1 है, d की भी घात कितनी है 1। तो ये कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां कौन कौन सी थी, विलोपन विधि थी, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और ग्राफीय विधि भी थी ना। तो इस विलोपन विधि क्या कहती थी कि विलोपन विधि में यदि दोनों रैखिक समीकरणों में किसी भी एक चर के गुणांक समान है तब हम कौन सी विधि काम में लेते हैं, विलोपन। तो यहाँ देख रहे हैं ये दो समीकरण हैं, इन दोनों में एक का गुणांक यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ भी एक का गुणांक कितना है, 1। दोनों में एक का गुणांक समान है ना। जब दो समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक समान हो तो वह कौन सी विधि काम में लेते हैं, विलोपन विधि। यहाँ गुणांक समान है तो इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि के लिए सबसे पहले हम जो नीचे वाली संख्या है उनके चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है तो यहाँ माइनस, समझ में आ रहा है। एक ए में से एक ए गया तो ये दो 0 बचेगा। 10d में से कितना घटाना है, माइनस का 15d। अब ये प्लस का 15d नहीं है, माइनस का 15d। तो 10d में से 15d घटाओ कितना आएगा, माइनस का। और 38 में से 73 को घटाना है तो देखो हमेशा 38 में 73 नहीं घटेगा तो क्या आएगा, माइनस। और 73 में से 38 को घटा दो तो कितना आएगा, माइनस का 35। अब यहाँ d का मान आ गया -5 का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे, यहाँ गुणा में है -5 तो ये भाग में आ जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, -7। ये d का मान 7 आ गया। ये d का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे और यहाँ से किसका मान निकालेंगे, 1 का मान। यहाँ रख देंगे हम कि d बराबर 7, ये समीकरण 1 है, ये कितना है 2। तो d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समझ में आ रही है बात। d बराबर 7 समीकरण 1 में रख देते हैं तो a प्लस 10d की जगह रख देते हैं 7 बराबर कितना हो जाएगा, 38। a प्लस 10 7 70 बराबर 38। तो a बराबर 38 माइनस 70, पक्षांतरण हो जाएगा 70 का, तो a का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 32। 38 में से 70 नहीं घटता है तो
और 70 में से 38 घटा देंगे तो 32। तो पहला पद आ गया -32 और सारवंतर आ गया 7। अब मैंने आपको बताया कि समांतर श्रेणी में जब आपको पहला पद और सारवंतर दे रखा है तो आप कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पद और सारवंतर आ गया, तो अब हमें कौन सा पद निकालना है? 31वां पद। तो 31वें पद का सूत्र बोलिए क्या होगा? शाबाश। 31वें पद का सूत्र होगा a + 30d। a का मान आपके पास आ गया प्लस ये 30 ऐसे कैसे, d का मान माइनस का 32। 30 को 7 से गुणा करेंगे तो 200 और 210 में से 32 घटाएंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 और यहाँ 20 बचेगा। 20 में से माइनस का 178। ये 31वां पद आ गया। सॉरी, ये प्लस का है ना बड़ी संख्या, तो बिल्कुल प्लस का आएगा। ये 31वां पद आ गया। 31वें पद को किससे लिखते हैं? a31 से। समझ में आ रहा है? कर लोगे? इसको फटाफट उतार लो, बंद कर दे इसको, बंद करके वापस चालू कर दो। 5.2 का क्वेश्चन संख्या 13। देखिए 13वां प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से। इस प्रकार का प्रश्न पूछता है। अच्छा, एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछता हूं एक प्रश्न कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य हैं? 2 से शुरू से बताओ। 0 2 से विभाज्य है क्या? अरे छोटी संख्या है 0, तो 2 से विभाज्य है तो 2 के बराबर होनी चाहिए या 2 से? अरे 2 से विभाज्य का मतलब है 2 का पारा बोल लो, सीधी सी बात है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यही तो है। ऐसे प्रश्न ऐसे आ जाए कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, तो 3 का पारा बोलेंगे। ये 3 से विभाज्य हैं। अब प्रश्न पूछ रहा है कि किससे विभाज्य है? 7 से विभाज्य। तो 7 से विभाज्य के लिए हम किसका पारा बोलेंगे? बोलो, यही होगा, 7 का पारा बोल देंगे। लेकिन इसमें एक चीज और बोल देंगे कि जो 7 से वो 3 अंकों वाली संख्याएं छांटनी है। ये तो कितने अंक की है? ये 1 अंक की है, ये 2 अंकों की है। 3 अंकों में जैसे 99 आ गया मान लो, हालांकि इसमें नहीं आएगा 99। ये तो कितने अंकों की है? तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से। और कहाँ तक? वो 999 के बाद 1000 आता है, तो 1000 में 4 अंक आ गए। तो ये पता होना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं कि 3 अंकों की संख्या पूछी है ना 7 से विभाज्य, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? अब 100 और 999 के बीच में वो संख्याएं ज्ञात करनी है जिसमें 7 का भाग जाता है। 100 से पहले की नहीं देखनी है, किस किस के? 100 और 999 तक की संख्याएं देखनी है जिनमें 7 का भाग जाता है। अब इतना पारा तो याद ही नहीं है। चलो, तो 100 में 7 का भाग जाता है कि पहले तो ये चेक कर लो, नहीं जाता। फिर 100 के बाद में देखो, 100 से चेक करें ना, 100 के बाद में 101 आता है, इसमें 7 का भाग आता है क्या? देख लो ना, 7 एकम 7, 3 1 7 चौथा ही, शेष पर 3 आ गया, आगे कुछ है ही नहीं उतारने के लिए। तो शेष पर भाग पूरा जाएगा तो शेष पर कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब 101 में नहीं जाता। तो यहाँ मैं 102 कर दूंगा तो यहाँ शेष पर कितना बचेगा? वे 4 बचेगा। ठीक है ना? कैसे? जैसे यहाँ 2 उतारेंगे और वो 4 बच जाएगा। यहाँ 3 करूंगा 103 तो शेष पर कितना होगा? यहाँ 4 लिखूंगा तो शेष पर कितना होगा? यहाँ 5 लिख दूंगा तो शेष पर है। अब देखो 5 लिखूंगा तो यहाँ 5 और 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35 और शेष पर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब 100 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाएगा? 105। तो पहली संख्या है 105। अब इसके बाद की तो आप निकाल सकते हो। अगली संख्या कौन सी आएगी? इसमें 7 जोड़ते जाओ, 2 का देखो 3 दूनी 6, 3 3, ये कैसे बना? पहले 3 था, फिर सब में 3 3 जोड़ते जाओ आगे,
तो ऐसे ही पहली संख्या आपके पास आ गई 105। अब अगली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप? 105 में कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? 100। अब इसके अगली संख्या बताओ। 119। ठीक है, कहाँ तक देखनी है अपने को? 999 तक। तो 999 में आपने ये बताओ कि 7 का भाग जाता है या नहीं। तो 999 में 7 का भाग दे लो। वैसे इसके भाग को आप सीधा भी चेक कर सकते हैं, आपको 7 से विभाज्यता का नियम मैंने पिछली क्लास में दिखा दिया था। एक बार बता दूंगा, पहले आप 7 का भाग दो इसमें। 7 एकम 7, शेषफल कितना आया? अगली संख्या उतारो। 7 चौक, शेषफल कितना आया? अगली संख्या उतारो। 7 दूनी, शेषफल, इसका मतलब शेषफल 5 आया, आगे कुछ उतारने के लिए नहीं है। तो इसमें 999 में 7 का भाग जाएगा क्या? तो 999 इस लाइन में आएगा क्या? तो फिर इससे पहले वाली देखो, आगे तो लेना ही नहीं है, क्योंकि आगे की संख्या लेंगे तो फिर कितने अंकों की हो जाएगी? हमें 3 अंकों की संख्या छांटनी है जिसमें 7 का भाग जाता है। तो 999 से जस्ट पहले कौन सी आएगी? 900, यहाँ मैं लिख देता हूँ 958 है, और 958 में हम 7 का भाग देके देखते हैं। ठीक है, तो 999 तक भाग यहाँ तक जाएगा, यहाँ शेषफल कितना आएगा? ठीक है, और शेषफल कितना हो जाएगा यहाँ? 4। तो देखिए यहाँ भी शेषफल 4 है, तो इसमें भी भाग। फिर आप चेक करें, यहाँ आप 7 लिखें तो शेषफल आएगा कितना? 3। यहाँ आप कितना लिखें? 6 लिखें तो शेषफल कितना आएगा? फिर यहाँ आप 5 लिखें तो शेषफल कितना आएगा? यहाँ आप 4 लिखेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 0। तो जो लास्ट संख्या है जिसमें 7 का भाग जाएगा 3 अंकों की, वो कौन सी है? 994। समझ में आई बात? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 7 का भाग जाएगा वो कौन सी है? 105। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 7 का भाग जाएगा कौन सी होगी? 994। अब ये भाग मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप सीधा ही इतना भाग देखेंगे, सीधा ही कैसे चेक करें कि 7 का भाग जाता है या नहीं। ये सीधा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अब दोबारा से बता देता हूँ आपको। जैसे 999 है और इसमें चेक करना है कि 7 का भाग जाता है या बिना भाग दिए, तो कैसे करेंगे? 999 में आप इस अंक को छोड़ दो, कितना बचा? इसको लिख दो। अब किस अंक को छोड़ा है आपने? इकाई के अंक को। इस इकाई के अंक को 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18, उसको यहाँ लिख दो और घटाओ। 9 में से 8 गया तो 9 में से 1 गया तो 9 में से 1 गया तो आप बताओ 81 7 के बारे में आता है क्या? नहीं आता। फिर भी और भी देख लो, इसको भी देखो कैसे हल करेंगे। 81 है ना, 81 में से इसको छोड़ दो, कितना बच गया? इसको 2 से गुणा करो, यहाँ लिखो, कितना आया? 6। 6 में 7 का भाग जाता है क्या? इसका मतलब 999 में भी 7 का भाग चेक करते हैं 994 को कि 994 में 7 का भाग देके जाता है कि नहीं। तो 994 में आप ये जो 4 है ना, इस 4 को यहाँ 4 दूनी 8 यहाँ लिख दो, इसको छोड़ दो। 9 में से 8 घटाया 1, यहाँ 9, 91 में 7 का भाग जाता है, फिर पता नहीं जाता है कि नहीं, चेक करो। इसको छोड़ दो, एक इसको 1 है ना, ये 1 को 2 से गुणा करके इसके नीचे लिख दो और इसमें से घटा। 9 में से 2 घटाया तो, और 7 में 7 का भाग जाता है क्या? इसका मतलब 994 में भी 7 का भाग जाएगा। समझ में आई? 7 का भाग चेक करने की तरीका। तो हमने वो संख्याएं छांट ली जिनमें 7 का भाग जाएगा। सबसे छोटी संख्या तो 3 अंकों की कौन सी होगी जिसमें 7 का भाग, और सबसे बड़ी संख्या 900। आप जरा ये एक समानता श्रेणी में, क्योंकि अभी जब भी आपको विभाज्य वाले प्रश्न पूछेगा तो ये जो विभाजित होने वाले उसमें सार्वंतर जो कौन सी संख्या से विभाज्य पूछा है 7 से, तो सार्वंतर भी कितना होगा? 7 का। इसमें पहला पद बताओ मेरे को, 100, और सार्वंतर डी बताओ कितना है? इसमें से इसको बताओ 7 से विभाज्य पूछा है तो 7। अब इसमें क्या पूछा है आपसे? पदों की संख्या। अच्छा, इसका अंतिम पद बताओ मेरे को कितना है? अंतिम पद को किससे लिखते हैं? एल से। ये कितना है? 900। और अंतिम पद का सूत्र होता है, अंतिम पद का a + n - 1 × d बराबर 900।
अब इस सूत्र में जो क्या क्या है आपके पास अज्ञात राशियां a, n, d। a का मान आपके पास लिखा हुआ है, या d का मान है, किसका मान नहीं है, n का मान हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए a का मान यहाँ रखिए कितना, 105, n-1, d का मान आप रखिएगा कितना, 7 बराबर 994। ठीक है, इससे 105 का यहाँ 105 यहाँ जुड़ रहा है ना इसमें, तो पक्षांतरण करेंगे तो किसमें रहेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, n-1 गुना 7 बराबर 994 में से कितना घटा देंगे, 105 का हमने पक्षांतरण कर दिया। ठीक है, या n-1 बराबर 994 में से 105 को घटा लो, समस्या आई तो इस प्रकार से घटा लिया करो ऊपर नीचे रख के। 4 में से 5 नहीं घटता, यहाँ से क्या ली, दाई की 10 और 4 14 में से 5 घटाया तो 9, यहाँ कितना बचेगा भाई, 8 में से 0 घटाया 8 और 9 में से 1 घटाया तो 8, कितना आ गया 800, यहाँ 7 था। अब यहाँ 7 ये संख्या के क्या है, गुणा में है, तो 7 का पक्षांतरण करेंगे तो किसमें आ जाएगा, भाग में। तो ये हो जाएगा आपके पास n-1 बराबर 889 बटा n-1, 889 में 7 का भाग 2, ऐसे दे लिया करो, भाग में समस्या इस प्रकार से दे लिया करो। 7 एकम 7, शेष फल 1, फिर आगे क्या उतारेंगे 8, 7 दूनी 14, शेष फल 4, आगे क्या उतारेंगे 9 और 7 49, शेष फल 0, कितना आया 127। अब यहाँ पे किसका पक्षांतरण होगा, a का, किसका मान निकालना है आपको, n का, तो यहाँ -1 का पक्षांतरण हो गया। 1 घट रहा है ना, यहाँ 1 घट रहा है तो पक्षांतरण में जुड़ जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 127 प्लस 1, n बराबर हो जाएगा 100। तो यहाँ n क्या होती है, पदों की संख्या। तो ये जो समांतर श्रेणी है 105 से लेकर 994 तक, इसमें पदों की संख्या कितनी है 128, और इसमें कौन से पद हैं, 7 से विभाज्य। ये कौन से पद हैं, 7 से विभाज्य तो हैं, तो 7 से विभाज्य पद कितने होंगे 128। तो यहाँ लिख देंगे अतः 3 अंकों की कुल संख्याएं, 3 अंकों की कुल संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, बराबर कितनी है 128। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उतारने से फटाफट उतार लो जिसने उतारा। पाँच 5.2 का 19वां क्वेश्चन है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो गया। देखिए, कार्य प्रारंभ कब किया सुब्बा राव ने 1995 में, कितने मासिक वेतन पर 5000 रुपये। 1995 में उसने 5000 रुपये पर कार्य प्रारंभ किया और हर साल कितने रुपए बढ़ते हैं 200 रुपये। तो ये पूछा है 7000 रुपये कौन से वर्ष में हो जाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ वर्ष लिख रहा हूँ, ये क्या है वर्ष, यहाँ वर्ष लिख देता हूँ 1995। आगे कौन सा वर्ष आएगा 1996, ऐसे चलता ही जाएगा ये। और यहाँ पे कौन सा वर्ष आएगा ये अपने को पता नहीं है। मान लीजिए ये कौन सा वर्ष है, यहाँ लिख लेते हैं अपन x। ये कौन सा वर्ष है, x वर्ष है। ठीक है, और यहाँ पे वेतन लिख देता हूँ मैं। 1995 में कितना वेतन है 5000 रुपये। हर साल कितने रुपए बढ़ते हैं 200 रुपये बढ़ते हैं। तो बताइए 1996 में कितने हो जाएंगे 5200 बढ़ते जाएंगे। तो लास्ट वाले इस साल में कितने बता रखे हैं, लास्ट में कितने रुपए हो जाते हैं 7000 रुपये। एक्स वर्ष में कितने हो जाते हैं 7000 रुपये। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी। क्या है ये
समांतर श्रेणी। और इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, मतलब कौन से वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाता है, उस वर्ष का अपने को ज्ञात करना है कि वो कौन सा वर्ष है जिसमें उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि वो कौन सा वर्ष है, x वर्ष है, वो अज्ञात है, इसलिए मैंने यहाँ x लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एक समांतर श्रेणी बन रही है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, एक एपी मतलब समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है बताइए, 5,000। पहला पद कौन सा है, और सार्वंतर कितना है इसका, 200। 200 प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ता है, 200। तो इसमें से इसको बैठाएंगे 5,200 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा, ये 200 रुपये। ठीक है, सार्वंतर कितना हो जाएगा, 200 रुपये। समझ आई बात। अच्छा, अब इसमें अंतिम पद दे रखा है ना, कितना, 7,000 अंतिम पद। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी अपने किया है 7 से विभाज्य वाला, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ अंतिम पद को हम लिखते हैं n से, कितना है, 7,000। और अंतिम पद का सूत्र पता है आपको, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 7,000। यहाँ आपके पास a का मान है 5,000, तो यहाँ a के स्थान पर लिख देते हैं 5,000, प्लस n का मान पता नहीं है, कितने पद हैं, 1 2 आगे डॉट लगा हुआ है, गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते, तो n का मान पता नहीं है, n का मान हमें ज्ञात करना है। d का मान है क्या, कितना, तो d के स्थान पर हमने 200 रख दिया, ये 7,000। यहाँ किसका मान ज्ञात करना है, n का। तो सबसे पहले पक्षांतरण किसका होता है, जो जोड़ में या बाकी में होता है, मतलब जो संख्या जुड़ रही है या घट रही है उसका पक्षांतरण सबसे पहले होता है। तो यहाँ से संख्या ये जुड़ रही है पूरी में, तो इसका पक्षांतरण पहले कर देते हैं। तो यहाँ बचेगा n-1 गुणा 200 बराबर 7,000, और 7,000 में से हम क्या घटा देंगे, 5,000 घटा देंगे। ठीक है, ये n-1 गुणा 200 बराबर 7,000 में से हम 5,000 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 2,000। अब किसका पक्षांतरण करेंगे, यहाँ 200 गुणा में है, इस 200 का पक्षांतरण कर देते हैं। तो देखिए यहाँ बच जाएगा आपके पास n-1 गुणा n-1 बराबर 2,000 बटा 200। 200 गुणा में था तो यहाँ भाग में आ गया, ये 0 से 0 कट गई, 200 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 100। तो n-1 का मान आ गया 100। अब किसका पक्षांतरण करेंगे, -1 का, तो n बराबर हो जाएगा 100, क्या, सॉरी 20 में 2 का भाग देंगे 10, -1 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो +1, n बराबर आपके पास आ गया कितना। इसका मतलब ये पद कितने हैं, 11 पद हैं। ये कितने पद हैं, इसका मतलब ये पहला वर्ष, ये तो, और 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000। तो बताओ वो 11वां वर्ष कौन सा होगा, पहला 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। 11वां वर्ष कौन सा होगा, 2005। इसका मतलब 2005 में इसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000। अतः 11वें वर्ष अर्थात 11वां वर्ष कौन सा है, 2005 में सुब्बा राव नाम है ना उसका, सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। उतार लें इसको, तो कौन से वर्ष हो जाएगा, 11वें वर्ष। 11वां वर्ष कौन सा होगा, 2000। ध्यान रखें वर्ष की गिनती 95 से करें, क्योंकि पहला वर्ष यही है। वो कौन सा वर्ष होगा, 11वां। तो 95, 96, 97, 98, 1999। 1999 के बाद क्या आएगा, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5। तो 2005 में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, 7,000। समझ आई बात। उतारो इसको। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत
17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.550 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ मैं सप्ताह लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं सप्ताह और यहाँ लिख देता हूँ बचत, और ये बचत किस में दे रखी है, एपी में, ठीक है। पहला सप्ताह, ये दूसरा सप्ताह, और ऐसे ही कौन से सप्ताह की बात कर रहे हैं, nवें सप्ताह की। ये n का मान कितना है पता नहीं है, तो मैंने डॉट डॉट लगा के n लिख दिया, ठीक है। पहले सप्ताह में उसकी बचत कितनी है, 50 रुपये। दूसरे सप्ताह में कितनी होगी, 17.5 रुपये बढ़ाती जाती है, तो इसमें 17.5 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 67.5। समझ में आ रही है। तो nवें सप्ताह में उसकी बचत कितनी है, ये भी बता रखा है, 207 ये दे रखा है। तो n का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये एपी बन गई है आपके पास। इस एपी का पहला पद कितना है, सार्वंत्र कितना है, 17.5 प्रश्न में दे रखा है। इसमें से इसको बैठाओगे तो 17.5 आएगा। अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद L का मान कितना दे रखा है, 207.50। और अंतिम पद का सूत्र भी आपको पता है, a + n-1 इंटू डी बराबर कितना, 207.50। समझ में आ रही है। यहाँ पे a का मान रखेंगे, a का मान 50, n-1 डी का मान रख देंगे 17.5 बराबर 207.50। यहाँ सबसे पहले हम 50 का पक्षांतरण कर देंगे इधर, तो n-1 गुणा 17.5 बराबर 207.50, और ये 50 यहाँ जोड़ में था तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाकी। इसको हल करेंगे तो 207.50, देखिए दशमलव में घटाने में कई बच्चों को समस्या आती है। 207.50 में 50 में से कितना घटाना है, 50। तो कई बच्चे तो 50 यहाँ लिख देते हैं और घटा देते हैं, ये गलत है, ठीक है। 50 क्या है, एक पूर्णांक संख्या, जिसको यहाँ पूर्णांक बोल सकते हैं। 50 क्या है, पूर्णांक संख्या। यहाँ ये 0.50 ये पूर्णांक संख्या है क्या, नहीं। इसका पूर्णांक भाग कौन सा है, ये वाला है। तो पूर्णांक में से पूर्णांक वाले भाग में से पूर्णांक वाला भाग ही घटता है। तो ये पूर्णांक तो इसमें से ये घटाना है। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट वाले को, इसको बोलते हैं भिन्नांश। क्या बोलते हैं, भिन्नांश। भिन्नांश में से भिन्नांश ही घटता है, ध्यान रखें। भिन्नांश में से भिन्नांश घटता है, पूर्णांश में से पूर्णांश घटता है। तो इस भिन्न का, ये जो संख्या है, इस संख्या का पूर्णांश कौन है, 207, और इसका पूर्णांश, इसमें दशमलव है ही नहीं, तो ये क्या है, पूर्णांश। इसमें से ये घटाना है, इस भिन्नांश में से भिन्नांश घटाना है, यहाँ गलती करते हैं। तो 207.50 में से घटाना है कितना, 50। इसमें भिन्नांश नहीं था तो इसमें पॉइंट लगा के 00 लिख देते हैं। अब घटाइए, 0, 5 में 0 घटाया 5, 7 में से 0 घटाया 7, 10 में से 5 नहीं घटता तो दाई लिया, दाई की 10, 10 में से 5 गया तो, और यहाँ आ गया 157.50। समझ में आ रही है। अब ये n-1 गुणा 17.5 यहाँ बच गया। अब हम किसका पक्षांतरण कर देंगे, 17.5 का। तो n-1 ये 17.5 यहाँ गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा, 157.50 बटा 17. अब एक चीज का और ध्यान रखें, यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, यहाँ कितने हैं, तो यहाँ 1 0 लगा दो। अब सेम हो गया क्या, दशमलव के बाद में यहाँ 2 अंक हैं, दशमलव से पहले, यहाँ दशमलव से पहले कितने हैं, 2। समझ आ रही बात। दोनों में अगर नहीं है तो मैंने 1 0 लगा के यहाँ क्या कर दिया, समान कर दिया। और जब दशमलव से पहले के अंक समान है तो हम दशमलव को हटा देते हैं। तो यहाँ से n-1 कितना हो जाएगा, दशमलव को हटा दो, बटा नीचे से भी दशमलव को हटा दो। स्थान बराबर करने के बाद में काट हटा सकते हैं। देखो 1 2, इसमें भी 1 2 ही अंक है,
दशमलव हट जाएगा। अब ये 0 से 0 n-1 बराबर हो गया 1575 बटा 100। अब देखिए ये 25 से सरल करो इसको, किससे? 25 से। तो 25 का भाग इसमें देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा? देखो 25 नाम 225, सॉरी 25 की 150, तो 6 बार गया, यहाँ कितना बचेगा? 7, 25 75। और इसमें 25 के सरल करेंगे तो 25 का पारा बोलेंगे तो 25 की 150 और 25 घंटे 175। एन 63 में 7 का भाग देंगे कितने बार? 9 बार। एन बराबर कितना हो जाएगा? बस 9 प्लस 1, एन का मान कितना आ जाएगा? 10। इसका मतलब यहाँ एन का मान कितना है? 10। तो 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 207 पॉइंट। यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे अतः 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 207.50 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।